हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू लर्नर्स क्रैच एजुकेशन। आज यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 में बन सकता है इंग्लिश भाषा के लिए, वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। टोटल 25 क्वेश्चन या पार्ट 1 रहने वाला है और सीरीज भी कंटिन्यू रहेगा, इसको अभी बंद नहीं किया जाएगा। एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला है, ये वीडियो में लास्ट तक जाइएगा, भर भर के इन्फॉर्मेशन दिया गया है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी इंजन थोड़ा सा मेरा फास्ट है, वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहने वाला है क्योंकि स्लो चलाएंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और कोई भी चीज़ लेंदी अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। चलिए तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यू शुड डैश द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, जब कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो उसको हमको ग्रैब करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या जाना चाहिए, थोड़ा सा इसको पढ़कर अपने ऑप्शन को ना रिमूव करने की कोशिश करो। साइज जो है उसको हट जाएगा और जो सेंस है उसको हट जाएगा। सूंघना और उसको लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो कट चुका है। बचा ऑप्शन बी और डी ना, CEAAC, और बचा सेकेंड इज ACIJD। ओके, तो 2 ऑप्शन CEAC और ACIJD ऑप्शन में चूज करना है। ये जो फर्स्ट चीज होता है CEAAC, उसका मतलब होता है स्टॉप कर देना। क्या करना, स्टॉप कर देना। जबकि जो सेकेंड है उसका मतलब होता है ग्रैब करना, पकड़ना। ठीक है, क्या करना, ग्रैब करना या पकड़ना। जैसे पुलिस ऐसे पावर को सीज कर दिया तो कौन सा सी यूज करोगे तुम, CEAAC वाला यूज करोगे। और थोड़ा सा याद रखना क्योंकि एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड द सेकेंड इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता है इस पे। तो सीज का मतलब होता है कि किसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ना, ग्रैब करना, उसका लाभ उठाना। ठीक है, तो उसको सीज बोलते हैं उस केस में, पकड़ने के सेंस में। तो करेक्ट ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या जाता है, डी। कंफ्यूजन दूर रहना, जैसे पुलिस हैज सीज द पावर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे ACIJD नहीं लगेगा, वहाँ पे CEASED लगेगा। बात समझ रहे हैं। जब पुलिस वगैरह चाहे कोई पर्सन किसी के पावर को सीज करता है तो उसको सीज करना बोलते हैं। जबकि आप कोई अपॉर्चुनिटी को सीज करना हो, पकड़ना हो, तो आप ACIJD यूज़ करोगे। ओके, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यहाँ पे ACIJD ऑप्शन गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ नहीं आया होगा तो फिर से यहाँ से देख लेना इसको ना, सब चीज़ लिखा हुआ है। सीज मतलब ग्रैब करना, होल्ड करना, और जबकि इस सीज मतलब होता है स्टॉप करना या कुछ चीज़ को समाप्त कर देना, तो सीज हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हार्डली राम हैड ओपन द क्वेश्चन पेपर व्हेन ही वेंट ब्लैंक। वेंट ब्लैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है अनेबल टू थिंक और रिकॉल। जैसे कि क्वेश्चन पेपर आप खोलते हैं तो क्या हो जाता है, अचानक से सब कुछ भूलने लगते हैं। ओके, अचानक से सारा चीज़ भूलने लगते हैं। तो वेंट ब्लैंक का मतलब यही होता है, ब्लैक नहीं है ब्लैंक है, याद रखना। तो इसका मतलब होता है अनेबल टू थिंक और रिकॉल, यानी कि रिकॉल मतलब पुनः से याद करना, उसको भूल जाना। अब आते हैं सेंटेंस पे। और जब भी मैं बहुत सारे वीडियो में प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, हर एक वीडियो में बात करता हूँ, कभी भी हार्डली आ जाए, व्हेन आ जाए, देन आ जाए, दैन आ जाए, ओके, कहीं से भी ऐसा कैसा वर्ड आता है, नो सूनर आ जाए, तो वहाँ पे देखना ना, कभी कभी ना लूपहोल वहीं से रहता है, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन सेट करता है। तो देखो, हार्डली राम हैड ओपन द क्वेश्चन पेपर व्हेन ही वेंट ब्लैंक, यानी कि खोला ही था कि क्या हुआ था, पूरा वेंट ब्लैंक हो गया, यानी कि उसको कुछ याद नहीं आ रहा था, सब चीज़ वो भूलने लगा धीरे धीरे। मीनिंग तो यही जा रहा है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, हाँ एक सेकेंड, हाँ, तो वेंट ब्लैंक। चलिए, तो जब भी हार्डली के बाद जो ये सब को रिलेटिव कंजक्शन है, ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ कुछ हार्डली व्हेन है, हार्डली स्कार्सली बियरली व्हेन होता है, नो सूनर देन होता है, ठीक है, जैसे कि और भी होता है कुछ कुछ वर्ड्स, ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन बहुत सारे हैं जो कि आगे भी थोड़ा मोड़ा देखने को आपको मिलेगा। इस पर क्वेश्चन एक और है तो वहाँ भी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो कभी भी जब यूज़ होता है इस सारे वर्ड्स, ओके, जैसे हार्डली हो गया, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, और कुछ अंडर नो सर्कमस्टांसेस हो गया, ऑन नो अकाउंट हो गया, ओके, और सेल्डम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल मैं एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेल्डम हो गया। तो इसके बाद रूल ऑफ इन्वर्सन लगता है, और रूल ऑफ इन्वर्सन क्या कहता है, इन्वर्सन मतलब सिंपल सी बात है, जनरली हम लोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज़ करते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को यूज़ कर देना है। ओके, लेकिन इस सेंटेंस में हार्डली के बाद देखो क्या किया है, राम यानी कि सब्जेक्ट, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसका बाद मेन वर्ब है, देख लेते हैं। तो हार्डली के बाद हैड को यूज़ किया है, ओके, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि रूल ऑफ इन्वर्सन यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया है। दैट इज द वाई यह सेंटेंस गलत है। ओके, तो इसका सही क्या होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट पहले घुसा, उसके बाद लाओ वर्ब, सॉरी वर्ब पहले लाओ, उसके बाद सब्जेक्ट डालो, यानी कि हार्डली हैड राम ओपन्ड ना, हार्डली हैड राम ओपन्ड, ठीक है, तो इसको याद रखना। नाउ चलिए, हार्डली हैड राम ओपन्ड सही आ गया ना, हैड पहले लग गया, उसके बाद राम सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब लगता है।
तो इसको रूल ऑफ इन्वर्सन को याद रखना। साफ करके थोड़ा सा फिर से बताता हूँ, क्या लगा, हार्डली हैड राम ओपन। अब यहाँ पे डिड नहीं लगेगा ना, याद रखना, हार्डली के बाद डिड नहीं लगेगा। डिड क्यों नहीं लगेगा उसका ऑप्शन बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे एक काम हुआ, पहले वो जैसे ही प्राप्त किया वो वेंट ब्लैंक हो गया, यानी कि पूरा सोचने में क्या हो गया, असक्षम हो गया, यानी कि अब उसको जो सोच या रिकॉल नहीं कर पा रहा था क्वेश्चन मतलब आंसर को। ओके, तो जो काम पहले होता है वो हैड से ही शुरू होता है, जो काम बाद में होता है उसके साथ सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगता है, इसीलिए डिड वाला ऑप्शन तो होना ही नहीं है। क्लियर, यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट का यूज इस वाले मतलब जो ये वाला जो आपका सेंटेंस का जो मतलब क्लाउज है, ये वाला क्लाउज इसमें यूज कर चुका है, तो दोनों क्लाउज में दोनों नहीं यूज होगा। ओके, यहाँ पे एक हैड का यूज होगा क्योंकि एक काम पहले और एक काम बाद में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाता है। ध्यान से देख लेना क्या क्या रीजन बताया, उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार बैक जाके देख लेना। बाकी देख लेना कुछ कुछ वर्ड, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, व्हेन, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है ना बताता हूँ। जैसे देखो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के बाद ना देन कर देगा, वैसे भी क्वेश्चन आ चुका है तो उसको भी ध्यान में रखना ना, व्हेन आता है, और नो सूनर के बाद देन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना है। अब देखिए स्पेल को भी ना ध्यान से देखना, स्पेल ऐसे होता है स्पेलिंग करना, और जबकि स्पेल्ट बनता है ना तो एल हट के टी बन जाता है, तो स्पेल्ट में डबल LT करके देता है तो उसको भी कर लेना सही, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एस्थेटिक, आउटरेजियस, ऑलरेडी या ओरिजिनल, क्या है गड़बड़ इसमें, या कौन कौन गड़बड़ है और कौन सही है। हमको करेक्टली स्पेल्ट हो, ऑप्शन को ना ध्यान से देखना और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। ओके, ये तो पता चला उल्टा पुल्टा पढ़ के जो पता है वो भी गड़बड़ करके आ गए। नाउ जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी। ओके चलो, यही करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर सी अब कैंसर हो जाता है। बाकी सारे मीनिंग, सारे वर्ड्स है उसका भी मीनिंग हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जो एस्थेटिक होता है ना, इसका मतलब होता है कि रिलेटेड टू ब्यूटी, जब कुछ चीज़ हम लोग सौंदर्य से रिलेटेड यानी कॉस्मेटिक्स वगैरह या सुंदरता से बात करते हैं, रिलेटेड बात करते हैं तो उसको एस्थेटिक बोलते हैं। आउटरेजियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, क्या होना, गुस्सा होना, देख लो यहाँ पे लिखा होगा यहाँ से, या आउटरेजियस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, शॉकिंग होना, ठीक है, या कभी कभी हेटफुल भी होना, मतलब घृणा करना किसी से, तो यही आउटरेजियस का मतलब होता है, गुस्सा करना, घृणा करना, शौक हो जाना, इस तरह का मीनिंग आउटरेजियस देता है। अब ओरिजिनल में क्या गड़बड़ी है भाई, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल में गड़बड़ी है ORIGI होता है ना, NAL, ओरिजिनल नहीं होता है, ओरिजिनल, तो ये होता है करेक्ट स्पेलिंग। ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान देकर आगे बढ़ते रहो, छोटी छोटी चीज़ों को से ही महान बनोगे तुम लोग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज वी सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर द अवार्ड। ओके, अवार्ड के लिए जो क्लास में या स्कूल में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको सेलेक्ट किया जाना है। तो इसका करेक्ट देखते हैं कि इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, द इंटेलिजेंट मोस्ट, या फिर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, या नो इंप्रूवमेंट, क्या जाना चाहिए। कभी भी वन वर्ड आता है ना, वन ऑफ, ध्यान देना, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, किसका, प्लूरल नाउन के बाद, लेकिन उसके बाद डॉट डॉट कर लेना, वर्ब सिंगुलर होता है, याद रखना इसको, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम बन चुका है। वन ऑफ आए, कभी भी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब वर्ड है, वहाँ पे खोजने की कोशिश करो, ठीक है ना, वहीं से लूपहोल कहीं से ढूंढा जाता है, कहाँ गड़बड़ी किया है पता चलेगा वहीं से। तो यहाँ से वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, क्या बोला मैं, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो वन ऑफ के बाद यहीं देखो, यहाँ पे नाउन जो स्टूडेंट है वहाँ पे तो सिंगुलर है। अब इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, इसीलिए पहले यूज होता है एडजेक्टिव, ध्यान देना, एडजेक्टिव पहले यूज हुआ है। ओके, तो लेकिन प्लूरल नाउन बनेगा, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनता है, इसको याद रखना। चलो, तो क्या हो गया मेरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स मांगता था, क्या मांगता था, स्टूडेंट, तो ऑप्शन देख लो क्या होना चाहिए, द इंटेलिजेंट मोस्ट। अब गड़बड़ हो गया, इंटेलिजेंट मोस्ट, क्योंकि इंटेलिजेंट मोस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट के पहले भी मोस्ट लगा है, क्योंकि डिग्री बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट है, ध्यान देना। जब डिग्री बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक होता है पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री में हम लोग जो नॉर्मल होता है उसमें सिंपल रहता है, कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए जनरली मोस्ट यूज करते हैं। तो डिग्री पहले लगता है ना कि बाद में, तो यहाँ पे डिग्री बाद में लगा दिया है तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यही गड़बड़ था, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल फॉर द अवार्ड। ओके, अवार्ड के लिए जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्कूल होगा, स्टूडेंट होगा स्कूल में से, उसी को चूज किया जाना है। ओके, तो समझ में आ गया सारा, यही था, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए। ओके, प्लूरल नाउन होना चाहिए, वर्ब तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ नहीं था, ना तो सिंगुलर होता, वो भी देख लेना।
चलिए यही है, यानी कि वी सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर द अवार्ड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज फिल द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसको भी फिल करना है करेक्ट ऑप्शन को। अ बैंक रोबर बाय द पुलिस, क्या होगा? वाज कैच्ड, इज कैच्ड, वाज कॉट, नहीं स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ना, थोड़ा सा देख लेना। क्या था? वाज कॉट या विल कैच? विल का गड़बड़ है। अ बैंक रोबर क्या होगा? वाज कैच्ड, कैच्ड होता ही नहीं है, कॉट होता है पकड़ना। कैच का भी 3, कैच्ड नहीं होता है, कॉट होता है। तो इज कैच का कोई मतलब नहीं है। बैंक रोबर को क्या किया? पुलिस ने पकड़ा होगा, तो कॉट कर लिया, पकड़ लिया। तो क्या हुआ? वाज कैच्ड नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। सी में ना ऑप्शन गड़बड़ था, वाज यहाँ पे वाज कॉट होना चाहिए था। ओके, वाज कॉट। आगे हो सकता है आगे लिखा हुआ होगा, तो पकड़ने के लिए इसका भीतरी फॉर्म कॉट होगा। पास्ट टेंस के बाद थोड़ा सा मीनिंग समझो। द पुलिस या अ बैंक रोबर वाज कॉट बाय द पुलिस। अब सेंटेंस थोड़ा सा ना यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सेंटेंस थोड़ा सा पैसिव में है। क्या है? सेंटेंस थोड़ा सा पैसिव में है, यानी कि एक बैंक रोबर को पुलिस ने पकड़ा, यानी कि इसका अगर एक्टिव वॉइस बनाइएगा तो द पुलिस कॉट अ बैंक रोबर, यही होगा। तो इसका द पुलिस कॉट द बैंक रोबर होगा, तो ऑपोजिट इसका पैसिव क्या बनेगा? अ बैंक रोबर वाज कॉट बाय द पुलिस। ओके, बाय द पुलिस है, यानी कि पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इसीलिए वाज कॉट लगेगा। ओके, वाज कॉट लगेगा। कैच्ड नहीं होता इसका भीतरी, तो एक ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हुआ वाज कॉट। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे, तो देख लीजिएगा यहाँ से स्टडी। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको याद रखना ना, जैसे स्टडी है, लास्ट वीक है, एगो है, लॉन्ग एगो है, तो ये सब चीज़ आएगा ना, तो जनरली पास्ट टेंस की बात करता है। और जनरली जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, जो इस सेंटेंस दिया है वो पैसिव वॉइस में था, इसीलिए वाज या वेयर प्लस V3 का फॉर्म यूज हुआ। ओके, उसके बाद बाय द पुलिस जो ऑब्जेक्ट था वो लग गया। कभी कभी बाय द पुलिस यूज भी नहीं करते हैं, क्योंकि चोर को पकड़ने का काम पुलिस ही होता है, तो अंडरस्टूड होता है ना। अब यहाँ से एक हम लोग देखेंगे पैसेज को, ठीक है? क्या देखेंगे? एक पैसेज को, और ये फिलर वाला पैसेज है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पैसेज को देखकर समझते हैं एक बार, जो पैसेज को करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। पैसेज को करने का सही तरीका होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ लो कि व्हाट इज द गिवन पैसेज अबाउट, ठीक है? पैसेज जो है से किस चीज़ के बारे में है, उसको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसको ऑप्शन को देखो और टिक लगा। स्टूडेंट्स हैव शोन दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड एडवाइस। जब पढ़ते हो थोड़ा सा ध्यान रखो, एडवाइस का प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। मैं इस अपने वीडियो में बार बार बताता हूँ कि एडवाइस का प्लूरल कभी नहीं बनता है, लेकिन अगर बन जाए उसका मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, एडवाइस का मतलब एडवाइस में नहीं होता है सलाह, लेकिन इसका मतलब होता है सूचनाएं। ओके, एडवाइस अगर बन जाता है तो। वन कैन डैश टू पेरेंट्स, देखिए यानी कि देखिए कहना चाह रहा है कि स्टडीज हैव शोन दैट, मैंने स्टूडेंट्स पढ़ते लगता है, स्टडीज हैव शोन दैट, ठीक है? स्टडीज से ऐसा पता चलता है कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है? एक स्टैंडर्ड एडवाइस नहीं है कि वन कैन डैश टू पेरेंट्स, क्या कर सकता है पेरेंट्स को। सम गाइडलाइंस हाउएवर में, कुछ गाइडलाइंस को दिया जा सकता है, किसके बारे में। द फर्स्ट वन इज दैट चिल्ड्रेन आर ऑल डिफरेंट एंड देयर इज नो वन वे। कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन सब अलग अलग होता है और कोई एक पार्टिकुलर तरीका नहीं होता है जिससे क्या किया जाए उनको, ब्रिंगिंग देन अप। अब एक ब्रिंग अप यहाँ पे आया है, तो ब्रिंग अप मतलब होता है लालन पालन करना, पालन पोषण करना, याद रखना। ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है। ईच चाइल्ड, अब ईच के बाद चाइल्ड आएगा। ईच एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जिसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। ईच के बाद, हम ईच ऑफ के बाद बात नहीं कर रहा हूँ, ईच के बाद अगर चिल्ड्रेन रहता तो इस पर गलती हो जाता हुआ सेंटेंस, देख लेना कभी फंसाएगा तो। ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज डैश इंडिविजुअल। नाउ देखो क्या होगा इसमें। द सेकेंड इज दैट हेरिडिटी इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इरेज करता हूँ। हेरिडिटी इज इम्पोर्टेंट डैश बोथ फॉर इंटेलिजेंस एंड, अब बोथ के बाद एंड लगता है, इसको भी याद रखना, बोथ के बाद एंड लगता है, याद रखना। क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। तो पैसेज कुछ कुछ के बारे में है, देखते हैं कि स्टडीज होता है अलग अलग बच्चों में, देखते हैं कि आप लोग कैच करने का तरीका, उन लोग को समझने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसी के बारे में पैसेज है। तो हम लोग इसमें करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं और उसके बाद इसको फिल करने की कोशिश करके पैसेज बनाते हैं। नाउ द स्टडीज हैव शोन दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड एडवाइस, ठीक है? कोई एक स्टैंडर्ड एडवाइस नहीं है कि वन कैन डैश टू पेरेंट। अब कैन वर्ड आया है ना, कैन के बाद हमेशा भी वन लगता है। कैन का कोई भी मॉडल वर्ब, जो जितने भी आप 13 मॉडल वर्ब्स हैं उसके बाद हमेशा V1 का फॉर्म लगना है आपको। तो कैन प्लस V1 लग गया, यानी कि कैन के बाद जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे जो हैं गिवन है V2 में, V3 है, गिव है आपका V2 और गिविंग V4 है। ऑप्शन सिर्फ गिव ही है जो कि V2 में V1 में है। ओके, पता नहीं क्या हो रहा, क्या है गिव जो है से V1 में है।
तो यहाँ पे फर्स्ट में गिव लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? गिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो मॉडल्स के बाद हमेशा V1 लगता है, इसको याद रखना। ओके, गिव 2 पेरेंट्स। नाउ सम गाइडलाइंस। ओके, सम गाइडलाइंस हाउएवर मे, और फिर भी यहाँ पे मे है, मे डैश। अब चलिए आगे अगला ऑप्शन में देखते हैं इसको। हाउएवर सम एडवाइस से क्या लिखा है? सम गाइडलाइंस हाउएवर मे वाज प्रोवाइडेड, इज प्रोवाइडेड, बीइंग प्रोवाइडेड या बी प्रोवाइडेड। अब यहाँ से पैसे जो है तो थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस में, हम लोग जो नॉर्मल बातचीत करते हैं या किसी चीज़ के बारे में, ये जो है से प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे वाज प्रोवाइडेड का मतलब कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ पे अब एक यहाँ पे देख लीजिएगा, मे है ना, कभी भी तो मे के बाद वाज जनरली नहीं लगता। मे के बाद अगर इसको हम V3 बनाते हैं, और मतलब अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो मे के बाद बी प्लस V3 का यूज करते हैं। तो बी लगाओ एक वर्ड और V3 जो यूज करो, तो मे बी प्रोवाइडेड, यानी कि कुछ गाइडलाइंस दिया जा सकता है ना, दिया जा सकता है। तो मे प्लस बी प्लस V3 का फॉर्म यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी प्रोवाइडेड वाला चला गया। हमको इसमें डिस्कस करना था, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं डाला, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम हो रहा था। ओके, बी प्रोवाइडेड। आज वीडियो लाना था, फिर भी बहुत लेट हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 2 हो गया ना। द फर्स्ट वन इज दैट चिल्ड्रन। अब हम लोग को क्या करना है कि बहुत सारा गाइडलाइंस देना है, किसको? पेरेंट्स लोग को। तो फर्स्ट क्या है बता रहा है, द फर्स्ट वन इज दैट चिल्ड्रेन आर ऑल डिफरेंट एंड देयर इज नो वन वे। अब ध्यान देना, कोई एक ऐसा तरीका नहीं होता है। बहुत सारे जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें बता रहा था ना कि अलग अलग सबका कैच करने का कैपेसिटी वगैरह होता है, तो सब अलग है। तो उसको क्या करना है? वन वे ऑफ। ध्यान देना, 1 के बाद वे के बाद ऑफ लगेगा और एक 2 के बाद डू लगता है। पहले इसको समझते हैं कि है क्या। अगर आप बात कर रहे हैं कि देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग दिस थिंग, यानी कि अगर कोई काम करने का बहुत सारा तरीका है, तो वे के बाद अगर ऑफ आता है तो V4 आता है, और अगर वे के बाद 2 आता है तो उसके बाद सिंपल वर्ब आता है। बात समझ में आ रही है? क्या बोला कि वे के बाद अगर ऑफ आता है तो नाउन V4 होता है, और वे के बाद अगर 2 आता है तो उसके बाद नाउन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, वर्ब जो होता है से V4 होता है, और वे के बाद अगर 2 आता है तो जो वर्ब होता है वो V1 फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी तो ब्रिंगिंग ऑफ कर दिया है V4 भाई, तो तुम क्या यहाँ पे 2 लगा सकते हो, और 2 तो ऑप्शन में है भी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑफ, यानी कि देयर इज नो वन वे ऑफ ब्रिंगिंग देम अप, यानी कि उनको कोई भी नोरिशमेंट करने का, पालन पोषण करने का एक तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, यही इसको कन्वे करना चाह रहा है मैसेज। ठीक है, इस पैसेज के थ्रू। तो वे के बाद इसको पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, ठीक ना। जैसे बहुत सारे होता है, जैसे एक वर्ड होता है इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ होगा नहीं, इंटरेस्टेड के बाद इन लगता है, तो ये भी आप लोग याद रखना, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जो अपने बाद पार्टिकुलर टाइप के प्रीपोजिशन लेते हैं। जाकर एनवाटिक खोल के पढ़ लेना पूरा। बाकी वीडियो देखो यार, बहुत डिटेल में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, हर एक पार्ट को, ग्रामर हो चाहे वो कैब हो। ओके, जाके धीरे धीरे जब बहुत सारे वीडियो अगर आ जाएंगे, 10-15 भी आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। आप उसको जाके देखना, उसके बाद क्वेश्चन पेपर पर भी सर लगाना, नहीं बनेगा तब जाके हमको मैसेज करना, ठीक है, कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ऑफ होगा ना, याद रखना। क्यों होगा? क्योंकि वे के बाद ऑफ लगता है, उसके बाद V4 आता है, और V4 यहाँ पे दिया हुआ था। ब्रिंग अप मतलब लालन पालन करना होता है, इसको भी याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, बाकी याद रखना जो भी चीज़ मैं डिस्कस किया। नाउ द सेकेंड इज दैट, फर्स्ट तो हो गया ना, नहीं अभी बाकी था 4 नंबर। ईच चाइल्ड, अब ईच के बाद मैं एक चीज़ और बता रहा था उस समय कि ईच के बाद अगर ईच जो होता है वर्ड, उसके बाद V1 आएगा ना जनरली। अगर ईच ऑफ आएगा तो उसके बाद अलग बात होती है, लेकिन ईच के बाद जनरली V1 आता। देखो यार गड़बड़ हो रहा है। ईच के बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है, नाउन सिंगुलर होता है ना, यहाँ पे वर्ब लिखा रहा है, वर्ब। ईच के बाद सिंगुलर नाउन होता है। देखते हैं, ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज डैश, क्या इंडिविजुअल है, इसके पहले क्या लगना चाहिए? ए, एन, द या मेनी। सिंपल सी बात है, आई है यानी कि वोवेल साउंड वर्ड है, इसके पहले तो एन लगेगा। इतना इजी क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो यार, क्या करोगे धरती पे। क्या लगना है इसमें? इसमें एन लगना है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी। तो देख लेना, इंडिविजुअल पहले एन लगेगा। इतना इजी क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा है एग्जामिनर, फिर भी नहीं बना पाओगे तो कैसे चलेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे कहा था, हाँ नेक्स्ट, द सेकेंड इज दैट हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में सुने हो? फादर ऑफ हेरिडिटी किसको बोला जाता है? मेंडल को, ठीक है, याद रखना, फादर ऑफ हेरिडिटी या जेनेटिक्स। फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन को बोला जाता है। ये सब साइंस नहीं पढ़ाएंगे।
द सेकेंड इज दैट हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर इंटेलिजेंस एंड, क्या चाहिए, बोथ के बाद देखो लग रहा है ना एंड, उसके बाद नाउन आएगा। इंटेलिजेंस एक नाउन है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बाद कोई नाउन ही आना चाहिए, ध्यान देना। पर्सनल मतलब होता है स्टाफ होता है ना भाई, पर्सनल मतलब कोई स्टाफ होता है, जैसे आर्मी पर्सनल, पर्सनल माने कोई व्यक्तिगत होता है, पर्सनैलिटी कोई वर्ड ऐसा ही कुछ जा नहीं रहा है, तो पर्सनलाइज क्या लगेगा, तो देखो यहाँ पे पर्सनलाइज लगे, पर्सनालिटी लगे, पर्सनल लगे या पर्सोनल लगे। पर्सोनल या पर्सनल दोनों नाउन है, पर्सनल आइडिया नहीं हो सकता है एडजेक्टिव हो, लेकिन हमको यहाँ एडजेक्टिव ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नाउन चाहिए, क्या चाहिए, नाउन, और नाउन चाहिए तो इसको हमको क्या चाहिए, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। तो नाउन एक, पर्सनालिटी एक नाउन है, बाकी सारे मतलब नाउन नहीं है, ओके। पर्सनालिटी चाहिए हमको, क्या चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, द सेकेंड इज दैट हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी, यानी कि इंटेलिजेंस यानी कि एक बोल सकते हैं कि जो कुशाग्र बुद्धि होता है उसके लिए क्या चाहिए आपको, हेरिडिटी चाहिए, यानी कि माता पिता पर डिपेंड करता है ना इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गया, पर्सनालिटी पे टिक लगा लेना, एक नाउन चाहिए हमको यहाँ पे, क्योंकि एंड जो वर्ड होता है ना, एंड वर्ड उस सेम टाइप के नाउन को कनेक्ट करता है, जबकि बट होता है डिफरेंट मीनिंग वाले नाउन को कनेक्ट करता है, याद रखना इसको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेज। इडियम फ्रेज के बारे में जानते हो ना, इडियम एंड फ्रेज बहुत सारे कहावत वगैरह होते हैं, लोकोक्तियाँ, तो उसी को इडियम्स ऑफ फ्रेज कहा जाता है। तो देखिए क्लैंप डाउन ऑन, क्लैंप डाउन ऑन का मतलब क्या है, मिस द चांस समवन वेरी प्रीसियस और डियर रेनिंग वेरी हैवली, और या टू एक्ट स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट समथिंग, क्या होना चाहिए मीनिंग। तो इसका देखिए डायरेक्ट इसको या पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या होता है, इसका मेमोरी बेस्ड होता है, वोकैबुलरी मेमोरी बेस्ड है। बाकी इसको स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका बता दिया हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग करो, न्यूज देखो, ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा, क्वेश्चन पेपर लगाओ। क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है जो पास्ट में पूछा गया है, उसी को पैटर्न पर पूछा जाता है, तो बहुत जरूरी है एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। और न्यूज़पेपर वगैरह और वीडियो वगैरह देखो इंग्लिश में, थोड़ा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। नाउ द इसका डी होगा आंसर ना, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, टू एक्ट स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट समथिंग, यानी कि कोई चीज़ को रोकने के लिए बहुत कठिन प्रयास कर देना, ठीक है। टू एक्ट स्ट्रिक्टली यानी कि या कुछ भी लागू कर देना, उसको बोलते हैं क्लैंप डाउन ऑन, ओके। टू एक्ट स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट समथिंग यानी कि कुछ चीज़ को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना या उसको लागू करना कठोरता से, ठीक है। क्लैंप डाउन ऑन याद रहेगा, भूलना नहीं, तो बता देना, ठीक नहीं होगा एग्जाम में। क्लेम डाउन क्या मतलब होता है, क्लेम डाउन ऑन छूट गया यहाँ पे, क्लेम डाउन ऑन का मतलब होता है टू टेक स्ट्रिंजेंट। अब देखिए एक वर्ड है स्ट्रिंजेंट, STRINGENT, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है रिगरस, RIGROUS, रिगरस मतलब सख्त, कठोर से कठोर सजा, तो उसको रिगरस या स्ट्रिंजेंट बोलते हैं ना, सख्त बहुत ज़्यादा एक टाइप का कह सकते हैं कि कठोर या कठिन, उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। वर्ड याद रखना, एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे ऑन छूट गया था मेरा ना, तुम छोड़ के मत आना पीटी बनाने में ध्यान नहीं रहता, लगातार एक बार बैठा और सारा बना दिया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, यहाँ पे सिनोनिम इसको ढूंढना है ना, सिनोनिम मतलब समझ में आता है ना, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। डिबिलिटेट मतलब क्या होता है बताओ जरा, डिबिलिटेट का मतलब क्या होता है, अटैक, वीकेन, सरमाउंट या डिस्ट्रॉय। तो देखो डिबिलिटेट का मतलब होता है, यहाँ पे दाव देख लेते हैं, डिबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर करना, क्या करना, कमजोर करना, दैट इज वीकेन, क्या होता है, वीकेन, WEAKEN, क्या करना, वीकेन होता है ना, किसका, डिबिलिटेट का मतलब याद रहेगा, डिबिलिटेट, वीकेन, डिबिलिटेट वीकेन बार बार रट जाना ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है। बच्चा वाला मेथड अपनाओ यार, जब याद नहीं होता है ना तो उसको रट जाओ, ठीक है, बाद में समझ में आ जाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं जब क्लास 10th में था तो एक चैप्टर जो फर्स्ट है ना, जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर, तो उसको जो है से हम पढ़े ही नहीं थे, बस किसी से नोट्स मांग लिए थे और उसके बाद उसको इतना बार बनाया कि पूरा याद हो गया, और अब आराम से बच्चों लोग को पढ़ाता भी हूँ तो कुछ नहीं होता है यार, नहीं समझ में आता है तो उसको रट जाओ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। डिबिलिटेट का मतलब होता है वीक करना, वर्ड और भी कुछ इसका सिनोनिम्स है, इनर्वेटिव या डिविटलाइज होता है ना, डिविटलाइज, ठीक है, डिबिलिटेट का मतलब यानी कि कमजोर करना। बाकी सरमाउंट का मतलब क्या होता है, ध्यान दो ना, सरमाउंट का मतलब होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना ना, क्या पहुंचना, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना, उसको बोलते हैं सरमाउंट, टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग।
और एक वर्ड आता है जेनिथ, JENITH, इसको भी याद रखना। इसका भी मतलब होता है कि किसी चीज़ के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना, जेनिथ उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो किसी को जेनिथ पे मत चढ़ाना बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम आ गया, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग। तो अब ना थोड़ा सा ना क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना ना, तो पता चला कि सिनोनिम को एंटोनिम, एंटोनिम को सिनोनिम करके आ गए ऐसे भी होता है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं करना है ना। नाउ द मिस मैच का मतलब क्या होता है? मिस मैच में तो लग रहा है ना थोड़ा सा, क्या कर देना उसको, मिस मैच कर देना आपस में। चलो सुना सुना वर्ड लग रहा है, चलो देखते हैं जरा। पोर्टफोरी क्या होता है? मिडली होता है, हैप हैजार्ड या ऑर्गेनाइज्ड, क्या होता है? एंटोनिम खोजना है। तो मिस मैच का मतलब होता है ना हौच-पौच कर देना, किसी को खिचड़ी बना देना, यानी कि आपस में उलझा पुलझा देना। तो उसका उल्टा क्या होगा? उसको सुलझा देना, यानी कि ऑर्गेनाइज कर देना, समझे? ऑर्गेनाइज कर देना। और इसका हैप हजार्ड जो है ना, हैप हजार्ड मतलब उल्टा पुल्टा या पूरा अजीब तरह से उसको उलझा पुलझा देना, इसका ही सिनोनिम है, लेकिन यहाँ पे इसका एंटोनिम होगा ऑर्गेनाइज्ड। बाकी मिस मैच का थोड़ा बहुत हो सकता है, हाँ दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। मिस मैच का मीनिंग देख लो, हैप हजार्ड होता है यानी किसी चीज़ को उलझा देना, डिसऑर्गेनाइज कर देना यानी कि उलझा पुलझा देना, और हौच पौच मैंने खिचड़ी बना देना, उसको खिचड़ी को कह देना। नाउ द एंटोनिम्स इसका देखेंगे, इसका अपोजिट होगा ऑर्गेनाइज होगा, हार्मनी होगा या ऑर्डरलीनेस होगा ना, यानी कि उसको सजा देना। दो वर्ड्स जो आया है उसका मीनिंग हम लोग देख लेंगे, पोर्टफोरी है और एक है मिडली, उसका भी मीनिंग हम लोग यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं जाना है। पता नहीं जिस चीज़ को छोड़ के जाओगे ना आगे चल के वही सताएगा, ऐसा नोटिस करना था अभी। पोर्टफोरी का मतलब होता है ना सेंटेड लिक्विड। अब सेंटेड लिक्विड क्या होता है? जैसे देखो पोर्टफोरी का मीनिंग हम समझाते हैं, जैसे कि कोई एक इत्र जैसा कोई पदार्थ होता है, आप उसको पानी वगैरह में बाल्टी में मतलब मिलाते हैं पानी के साथ वगैरह, और उसको पूरा घर में छिड़काव किया जाता है ताकि घर सुगंधित रहे, तो उसको पोर्टफोरी कहा जाता है, समझे कुछ। और मिडली होता है वैरायटी ऑफ थिंग्स और पीपुल, यानी कि मिडली मतलब अलग अलग तरह के लोग या थिंग। तो मिडली मतलब मिडली जो वर्ड बोलेगा इसका मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चाहे वो आदमी भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको मिडली बोला जाता है, MEDELY। चलो अब क्वेश्चन में देखना एंटोनिमी है, क्या है? एंटोनिम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फुर्टिव, फुर्टिव, FURTIV, क्या होता है फर्टिव का मीनिंग? हॉलो, स्ट्रेट, नैरो या वाइड, क्या होता है इसका मतलब? तो चलिए फुर्टिव का मतलब पहले देख लेते हैं। जैसे कि फुर्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है सीक्रेटली, क्या होता है? सीक्रेटिव, या फिर कोई चीज़ गुप्त तरीके से काम करना। स्नीकी या स्लाइस, सबका मीनिंग सेम है ना, इसका मतलब गुप्त तरीके से काम करना। और होलो का इसका जस्ट होता है, छोड़िए इसका पहले तो मीनिंग देखेंगे हम लोग। फुर्टिव का मतलब क्या हो गया? फुर्टिव मतलब यह कि यानी कि कोई चीज़ सीक्रेट है, क्या है? सीक्रेट है। तो सीक्रेट है यानी कि कोई सीधा साधा नहीं है, यानी कि उलझा हुआ है, सीधा साधा बात नहीं कर रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं अपोजिट स्टेट जाएगा, क्या जाएगा? स्टेट, यानी कि सीधा है, सीक्रेट नहीं है भाई। मतलब कोई आदमी अगर सीक्रेट है तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, तो उसका अपोजिट आप स्टेट डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो? स्टेट, STRIGST, इसका हो गया एंटोनिम। एंटोनिम लगाना था, तो फ्रूटी का मतलब क्या हो गया? फ्रूटी नहीं है, FURTIVE, फर्टिव है, ओके। जो भी इसको प्रोनाउंस करना, इसको मैं प्रोनाउंसिएशन देखा नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी वर्ड होगा ना उसका प्रोनाउंसिएशन जाकर देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल हिंदी तो इंग्लिश तो हम लोग बोलते ही नहीं है, हिंदी तो हिंदी अलग बात है। तो इसका हो गया स्ट्रेट, क्या हो गया? स्ट्रेट, देख लेना, एग्जाम में मार्क्स लाना है, ज़्यादा विद्वान बनना नहीं है, ओके। क्या है? स्ट्रेट, ओके स्ट्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गया अपोजिटिव का एंटोनिम, और इसका सिनोनिम्स वगैरह यहाँ डिस्कस कर दिया गया है। हेलो का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, होलो नहीं है, HOLLOW नहीं है भाई, यहाँ पे हेलो है। तो हेलो मतलब होता है डेडिकेट करना या कॉन्सिक्रेट करना, यानी कि किसी चीज़ के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना के भावना को हेलो कहा जाता है, HALLOW। तो फ़ोन पर अब से हेलो बोलते हो ना, वो हेलो है, हेलो नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, बोथ यू एंड डैश। चलो आ गया ना, अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि बोथ के बाद कोरिलेटिव कंजक्शन एंड आता है ना, बोथ के बाद एंड आता है। तो बोथ डैश एंड डैश डैश यू एंड आई नो व्हाट रियली हैपेंड दैट डे। तुम और हम जानते हैं भाई कि उस दिन क्या हुआ था। तो इसके साथ एंड आना चाहिए, ज़्यादा माथा लगने की जरूरत नहीं है, पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। बढ़ेंगे आगे, चलिए जो काम की बातें हैं बताता हूँ। बोथ के बाद एंड आता है कोरिलेटिव कंजक्शन, आइदर के बाद और आता है, नीदर के बाद नॉर आता है, ऑल्दो के बाद एट आता है, नॉट ओनली बट आल्सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर के बाद और आता है। वेदर के बाद ऐड करके दे देता है कभी कभी, बोथ के बाद और करके दे देता है, ऑल्दो के बाद
और करके मुझे कुछ भी इधर उधर करके दे देता है एग्जाम में। बड़ा इंटरेस्टिंग करता है नहीं एग्जामिनर, हम लोग के साथ गेम खेलता है, लेकिन गेम उसको खेलने नहीं देना, उसको फेल कर देना है, तब पास हो गए तुम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज गुजरात हैज डैश रेलवे ट्रैक्स अदर स्टेट्स। क्या लेसर, क्लियर, फ्यूअर या मीगर, क्या है इसका मतलब? चलिए तो हम लोग को बात करें कि गुजरात में जो है अगर बात किया जा रहा है यहाँ पे क्या है, कुछ दैन लगा है ना, यहाँ देखिए वर्ड है दैन, तो दैन के बाद जो दैन वाला सेंस नहीं देता होगा तो ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। थोड़ा सा ना ध्यान दे दिया करो। जैसे क्लियर है तो क्लियर रेलवे स्टेशन देन अदर स्टेट, मोर क्लियर होना चाहिए था, या फिर मिएगर, ये दो ऑप्शन तो ऐसे कट गया। अब बचा लेसर और फ्यूअर। तो याद रखना लेस जो होता है क्वांटिटी के लिए यूज होता है, किसके लिए? क्वांटिटी के लिए। जबकि जो फ्यू वर्ड होता है, फ्यू, वो होता है नंबर के लिए। तो हमको क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? नंबर की बात कर रहे हैं कि हाँ क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब कम है, ज़्यादा या कम हो सकता है, जो भी मीनिंग हो यहाँ पे क्या है, हाँ फ्यूअर है, फ्यूअर मतलब कम होता है। तो फ्यू रेलवे स्टेशन ट्रैक्स है ना, क्या है, बहुत कम है रेलवे ट्रैक्स किस अदर स्टेट की तुलना में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जाएगा, लेसर नहीं जाएगा। जैसे कि मिल्क वगैरह होगा तो उसमें लेस वगैरह यूज करेगा, देखना। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, वही लिखा हुआ है। फ्यू जो होता है क्वांटिटी नंबर के लिए यूज होता है, जबकि लेस जो होता है क्वांटिटी के लिए यूज होता है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। ओके 17 कहता है कि इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ नेसेसरी। अगर जरूरत है तो कीजिए। अब पता चला कि सेंटेंस सही है लेकिन फिर भी उसको गलत करके आ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है एग्जाम में। तो भाई अगर गलती होगा तो ही सही करना, नहीं तो पता चला कि सही कोई भी गलती करके आ रहे हो, ऐसा नहीं करना। ही डिनाइड दैट ही हैड नोट फोर्ज्ड माई सिग्नेचर। फोर्ज मतलब होता है जालसाजी करना। FORGE जो वर्ड है इसका मतलब होता है जालसाजी करना, नकल करना, इमिटेट करना, बहुत सारे चीज होते हैं इसका मतलब। तो ही हैड नोट फोर्ज्ड, क्या गड़बड़ी है? सही तो लग रहा है गड़बड़ यहाँ कर दिया है भाई डिनाइड में। डिनाई एक जो वर्ड है वो खुद एक निगेटिव वर्ड है, बात समझ में आ रही है? जो डिनाई वर्ड है वो खुद जो है से निगेटिव वर्ड है। तो अपने आँख नाक कान जो है ना, जितने भी त्वचा वगैरह सबको ना लाइव रखा करो, ठीक है, तब समझ में आएगा। हर एक पॉइंट को देखा करना है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना है तब जाकर सही होगा। डिनाइड क्या है? डिनाइड एक निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव के साथ ऑलरेडी एक और निगेटिव वर्ड नोट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। तो क्या होगा? ही हैड फोर्ज्ड, तो बी ऑप्शन चला गया। क्या कहाँ चला गया? बी पे। क्यों? क्योंकि एक डिनाइड खुद एक निगेटिव वर्ड था। ओके चलो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? रहना चाहिए, इतना ध्यान से तो बता रहा हूँ। अब एक ना रिप्लेस करना है, वन वर्ड खोजना है आपको। अ पर्सन हु डज नॉट बिहेव और थिंक लाइक एवरीवन एल्स बट हैज इंडिपेंडेंट अनयूजुअल ओपिनियन। क्या होता है उसका मतलब? कि एक आदमी होता है जो सबके जैसा होता तो नहीं है, परंतु इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और एक अनयूजुअल टाइप का ओपिनियन होता है, जैसे कि न्यूटन जैसा, ठीक है, कि अगर ऊपर कुछ फेंक के टेस्ट कर रहा था कि नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो उसको सब कोई पागल समझ रहा था तो उस टाइप के आदमी को आप क्या बोलोगे? हर्मिट, इंडिविजुअल, मावेरिक या मैट्रियार्क? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट होगा मारविक। देखो बार बार मैं ना गड़बड़ कर रहा हूँ, मावेरिक होगा। क्या होगा? मावेरिक। देखो यहाँ से ना हम लोग जो मार्वेलस जो वर्ड पढ़े हैं ना, मार्वेल स्टूडियो तो वहाँ से मार्वेरिक कनेक्ट हो जाता है हम लोग का। तो मार्वेलस एक वर्ड होता है मार्वेलस, लेकिन यहाँ पे मार्वेलस नहीं है, यहाँ पे है मावेरिक, मावेरिक। ओके, जो कि किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात करता है जिसका ओपिनियन थोड़ा सा और लोगों से अलग हो, ओके, थोड़ा अलग सोचता हो, उस टाइप का आंसर को मावेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावेरिक। तो मार्वेरिक मत करके आ जाना, ठीक ना। मैं जब बना रहा था ना तो बार बार हमको ना आर लिखा जा रहा था, क्योंकि मार्वेलस माइंड में चल रहा था मेरे भी, ओके, उससे, ठीक है। तो मार्वेल स्टूडियो नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन हो गया सी, मावेरिक पे करेक्ट ऑप्शन लगा लेना। बाकी हर्मिट क्या होता है? हर्मिट आप लोग छोटे जब क्लास में थे, क्लास 8 में ना, CBSE में होंगे तो क्लास 8 में एक बुक होगा 3 क्वेश्चन, उसमें हर्मिट का बहुत बार चर्चा किया है। 3 क्वेश्चंस, 3 जो क्वेश्चंस जो था उसमें हर्मिट का चर्चा किया गया है। तो हर्मिट का मतलब क्या होता है? एक ऐसे पर्सन जो अपना लाइफ को अब अंतिम समय को अब चाहता है कि वो साधु संत का जीवन व्यतीत करे, ठीक है, यानी कि संन्यास के जीवन को हर्मिट कहा जाता है। बात समझ आ रही है? सन्यासी जीवन को हर्मिट कहा जाता है। इंडिविजुअल का मतलब पता होता है आपको कि एक जो सिंगल आदमी होता है उसको इंडिविजुअल कहा जाता है। मावेरी का मतलब पता चल गया कि क्या होता है, अभी जिसका ओपिनियन थोड़ा सा अलग होता है। अब देखेंगे वर्ड मैट्रियार्क, मैट्रियार्क वर्ड को देखेंगे, इसका मतलब क्या है। तो मैट्रियार्क जो वर्ड है, मैट्रियार्क, उसका मतलब होता है
ऑफ फीमेल हेड ऑफ फैमिली, यानी कि कोई फैमिली में, जैसे कि हम लोग का इंडिया में तो जितना भी हेड होता है फैमिली का वो तो मेल ही होता है, बट कुछ कुछ ऐसा फैमिली होता है जहाँ पे जो है से हेड है वो फीमेल होती है, तो उसको हम लोग मैट्रियार्क बोलते हैं, उसको मैट्रियार्क फैमिली बोलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होगा पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में सुने होंगे। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब होता है प्रीति प्रधान, और इसका मतलब होता है मातृ प्रधान, यानी कि जहाँ महिलाओं को जहाँ महत्व ज़्यादा दिया जाता है और जहाँ पे पिताओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है उसको प्रीति सत्तात्मक आप लोग बोल सकते हैं, प्रीति सत्तात्मक समाज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड में डिफरेंस होता है, बाकी सारे चीज़ क्लियर होगा। मारवेरी का दो ठो यहाँ पे सिनोनिम से दिया गया है, याद रखना। मावेरी का मतलब होता है आइकनक्लास्टिक या अनऑर्थोडॉक्स, और ऑर्थोडॉक्स वर्ड भी आ चुका है तो पूछा जा सकता है। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है परंपरावादी, क्या होता है परंपरावादी, यानी कि कन्वेंशनल अगर वर्ड होगा तो देख लेना, कन्वेंशनल भी इसका मीनिंग हो सकता है ऑर्थोडॉक्स का। ठीक है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है एसएससी में यार, पूछा जा सकता है। नाउ द 19th क्वेश्चन है वेस्ट वन ब्रेथ। अब यहाँ पे इसको छोटा लग रहा है बेचारा कुपोषित हो गया है, तो इस एडियम का मीनिंग हमको ढूंढना है, क्या चाहिए, वेस्ट वन ब्रेथ, यानी कि अपना जो ब्रेथ है सांस है उसको क्या करना है, वेस्ट कर रहा है कोई, तो उसको क्या होगा, टू बी वायलेंट। वायलेंट को याद रखना वर्ड वायलेंट, ठीक है ना, आप लोग VOILENT कर लोगे। करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है VIOLENT, तो याद रखना डाला जा सकता है। कोई चीज़ पढ़ते हो एकदम ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ो। कोई चीज़ देखते हो ना, देखने का नजरिया चेंज कर लो, देखो कैसे चेंज आता है तुम में। टू गो ब्रेथलेस यानी कि क्या, सांस रोक देना, या टू कॉज इम्ब्रेसमेंट। अब इम्ब्रेसमेंट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है करेक्ट वर्ड में, तो मैं क्या करूँ, बताना ही पड़ेगा हमको। EMBARRASS होता है, याद रखना, EMBARRASS, RRS होता है, याद रखना इसको। ठीक है, जबकि एक और वर्ड है हरास, ध्यान देना, हरास, इसको बता देता हूँ, HARASS। देखो करेक्ट वर्ड में आ चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, वीडियो में जाना कितना लंबा हुआ क्या हुआ, यहाँ पे नॉलेज हमको इम्पार्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, एग्जाम में फायदा पहुँचाएगा। नाउ द हरास को यूज करना है, तो यहाँ पे सिंगल R होता है और S डबल होता है। एग्जाम में RRASS या सिंगल S करके दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा प्रीवियस ईयर में दे चुका है। ध्यान रखना, जो चीज़ आ रही है बीच में उसको ध्यान रखना। टू स्पीक विदाउट नेसेसरी, तो क्या होगा इसका मतलब, वेस्ट वन ब्रेथ मतलब अपना सांस को बिना मतलब के वेस्ट करना, इसका मतलब होता है टू स्पीक विदाउट नेसेसरी। ठीक है, कोई भी आवश्यकता नहीं है वहां पे बोलना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेस्ट वन ब्रेथ। ओके, नाउ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या बोल सकते हो इडियम इज ऑप्शन नंबर डी, विच व्हाट, टू स्पीक विदाउट नेसेसरी। जहां जरूरत ना हो वहां पे बोलना, उसको बोलते हैं वेस्ट वन ब्रेथ। याद हो जाएगा ना, बार बार 4-5 बार देख लो इसको। वेस्ट वन ब्रेथ मतलब स्पीक इन अ मैनर विच इज फुटाइल, चलो जो जरूरत नहीं है, फुटाइल मतलब होता है निरर्थक, नहीं, याद रखना। और इसके लिए मेरे माइंड में एक आ रहा है इडियम, जिसको बोलते हैं अ वाइल्ड गुज चेस, वाइल्ड गुज चेस, पता है इसका अगर समझे, वाइल्ड गुज चेस मतलब जंगली, गुज माने हंस होता है ना, जंगली हंस का पीछा करना, यानी पकड़ाना है, कभी नहीं पकड़ाना है, यानी कि बिना मतलब का प्रयास करना। तो फुटाइल वर्ड से याद रखना, एक होता है निरर्थक प्रयास करना, इडियम में क्वेश्चन आ चुका है तो याद रखना। बाकी वेस्ट वन ब्रेथ का मीनिंग हो गया कि बिना मतलब का प्रयास करना। ठीक है, स्पीक मतलब बोलना, ठीक ना, वहाँ पे प्रयास करना, कोई काम करना नहीं है, बोलने के सेंस में ही वेस्ट वन ब्रेथ यूज होगा, याद रखना इसको ना। फुटाइल वाइल्ड गुज चेस मतलब, वाइल्ड गुज चेस का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना। गुज का प्लूरल क्या होगा जानते हैं आप लोग, गुज का प्लूरल गीज होता है, डबल ओ को डबल ही बना देना, जैसे मैन का मैन, वुमेन का वीमेन होता है, उसी तरह से वोवेल का ट्रांसफॉर्मेशन करके वर्ड को प्लूरल बना दिया जाता है। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है हमको, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक। देखिए क्या कौन सा स्पेलिंग लग रहा है, TRATER वाला, और एडमिनिस्ट्रेट, इसमें टाटर लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर मैंने कुछ भी बना दिया हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेटर TRETER, कौन है सही, तो जो सही है उस पर टिक लग चुका है भाई, क्या है जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लग चुका है, वो है ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATER लिखे नहीं, OR होगा, याद रखना OR होता है, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक, याद रखना। जो किसी कोई जगह का जो चार्ज होता है किसी या कोई ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं।
अ पर्सन हु गवर्न्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो किसी शासन प्रशासन को गवर्न यानी देखभाल करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका शासन को चलाता है, देख रेख करता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को देख रेख करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। यह देखना TRATOR होता है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ इट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ मतलब क्या इसमें ग्रामेटिकल एरर है, इफ का मतलब ये होता है, ठीक है। दे हैव सम फ्रेंच ओल्ड एंटिक्स इन देयर बैकयार्ड। चलिए क्या इसमें गड़बड़ी है, यहाँ पे देखा जाए दे हैव सम में है, या फ्रेंच ओल्ड एंटिक्स है, या नो एरर क्या है, या इन देयर बैकयार्ड, किस ऑप्शन में गड़बड़ी है। देखिए इसमें इस सेंटेंस के किस पार्ट में गड़बड़ी है, वही ऑप्शन जाएगा। इसमें गड़बड़ी है ना बी में, क्या है गड़बड़ी है बी में। फ्रेंच ओल्ड एंटिक्स किस जगह पर, ओल्ड फ्रेंच एंटिक्स होना चाहिए था ना, क्या होना चाहिए था, ओल्ड फ्रेंच एंटिक्स होता है। क्योंकि देखिए हम लोग फ्रेंच एंटिक्स किसी एक सामान की बात कर रहे हैं, उसको क्वालिफाई करने के लिए ओल्ड पहले आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हम लोग किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हाँ वो किस तरह का है, तो उसके बारे में एडजेक्टिव पहले आना चाहिए फ्रेंच, ठीक है, ओल्ड फ्रेंच एंटिक्स, ठीक है। तो इसमें ओल्ड को पहले लगाना, बाकी सेंटेंस सही हो जाएगा। दे हैव ओल्ड फ्रेंच, यहाँ पे फिर से ओल्ड हो गया था ना, दे हैव ओल्ड फ्रेंच एंटिक्स इन देयर बैकयार्ड, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ऑर्डर ऑफ एडिटिव क्वेश्चन था, इसको देख लेना, ओल्ड पहले आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑल द स्टेट्स आर इनकम्बर्ड। देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल द स्टेट्स आर इनकम्बर्ड बाय डेबरी। ध्यान देना वर्ड जो डेब्रिस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कूड़ा करकट का ढेर, लेकिन इसको डेब्रिस नहीं पढ़ते हैं, डेबरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेबरी। क्या इंग्लिश मजा आ रहा है ना। BUT बट तो PUT पट। यही इंग्लिश है, क्या करोगे यार, प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा, विदेशी लैंग्वेज है। ऑल द स्टेट्स आर इनकम्बर्ड बाई डेबरी सो दैट दे इमिट अ फेटिड स्मेल। फेटिड मतलब गंदा स्मेल होता है ना बहुत ज़्यादा। ऑल द स्टेट्स आर होना चाहिए, किसमें गड़बड़ है, ऑल द स्टेट्स आर में, या इमिट अ फील्ड स्मेल, या फिर बाई डेबरी सो दैट फेटिड स्मेल। देखो फेटिड को ना फील्ड हो गया है, फेटिड स्मेल होना चाहिए था। बाय डेबरी सो दे, या फिर नो एरर, किस पार्ट में गड़बड़ है। तो यहाँ पे सीधे बताता हूँ ना कि जो इनकम्बर्ड है वर्ड, ठीक है, क्या है इनकम्बर्ड वर्ड है, उसके साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं लगेगा, विथ लगेगा। क्या लगेगा, विथ लगेगा। मीनिंग बताता हूँ, ऑप्शन नंबर टिक लगा लीजिए, बाय वाला गलती है ना। इनकम्बर्ड के साथ विथ लगेगा, बाय भी लगता है लेकिन कहाँ लगता है बताते हैं। जैसे देखो इनकम्बर्ड विथ समथिंग का मतलब होता है ब्लॉक योर वे टू सो दैट यू कांट मूव फ्रीली, यानी कि कुछ ऐसा तरह से ब्लॉक हो गया है कि तुम मूव नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे विथ लगता है। और अगर इनकम्बर्ड बाय समथिंग लगता है, इसका मतलब होता है कि जो तुम करना चाह रहे हो क्या हो रहा है, प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट, जो तुम चाह रहे हो करना उससे तुमको रोका जा रहा है, तो उससे इनकम्बर्ड बाय बोला जाता है। जबकि कहीं से अगर कोई चीज़ इनकम्बर्ड विथ हो गया, कोई चीज़ से ढक गया जिसे तुमको आने जाने में कठिनाई हो रहा है, रास्ता रुक गया है, तो उसके लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में जो मीनिंग था यही कॉन्वे कर रहा था कि ऑल द स्टेट्स आर इनकम्बर्ड डेबरी, यानी कचरा भर गया था, सो दैट दे इमिट अ फेटिड स्मेल, यानी कि बहुत गंदा स्मेल आ गया था, चारों तरफ से भरा हुआ था, यानी कि रास्ता वगैरह आने जाने में दिक्कत हो रहा होगा, भरा हुआ होगा, तो दैट सिंपल सी बात है। अंडरस्टैंड तो उतना है ही हम लोग का, कितना समझेंगे। तो बाई के लिए विथ यूज कर लेना, डेबरी के पहले विथ लगा लेना, यानी कि इनकम्बर्ड विथ डेबरी, यानी कि कचरा से पूरा भरा हुआ था। बाई भी लगेगा लेकिन कब, जब सेंस होगा कि तुमको कोई चीज़ से रोका जा रहा हो तब। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 इज one of the players who have been selected in the teams have refused to join it। ध्यान देना, वन ऑफ जैसे ही बोला था ना कुछ देर पहले ही मैं बात कर रहा था कि वन ऑफ आएगा तो ध्यान देना कि वन ऑफ ऐसा वर्ड आता है तो ध्यान देना। तो वन ऑफ एक वर्ड आ चुका है और वन ऑफ वर्ड अगर आया है तो इस पर हम लोग देखते हैं कि क्या गड़बड़ी है। वन ऑफ के बाद जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, ऑल ऑफ के वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल मांगता है हमको, क्या मांगता है, नॉन प्लूरल, और नॉन प्लूरल है तो यहाँ पे वन ऑफ का प्लेयर बिल्कुल सही है। हु जो है हु यूज हुआ है प्लेयर के लिए, उसके साथ वो हैव लगाया है तो कोई गलती नहीं किया है, सही लगाया है। इन द टीम जो हैव लगाया है ना, हैव, यही गड़बड़ है इसमें। वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड इन द टीम
हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन, यानी कि वन के लिए यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वो हैव या हैज होना चाहिए था, लेकिन करेक्ट क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे हैव है, तो इसी पार्ट में गलती है। वन के बाद नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है ना, वर्ब सिंगुलर होता है, याद रखना। तो वर्ब सिंगुलर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैव लगाया है ना, तो इस प्लेयर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हैव लगाया है, ना कि वन के लिए लगाया है। ओके, इसे हु जो होता है अपने जस्ट पहले वाले नाउन को क्वालिफाई करता है। एक यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, एक रिलेटिव है, मतलब कंजक्शन बोल सकते हैं एक तरह से। क्या बोल रहा है कि एक यहाँ पे प्लेयर्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई मतलब बता रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसा है वो जो सेलेक्ट किया गया है। तो हु इस प्लेयर के लिए आया है, तो उसके लिए हैव आया था, ना कि वन के लिए। तो वन के लिए हैव नहीं हैज होना चाहिए था। तो पार्ट सी में आपका गड़बड़ी हो गया। पार्ट सी में गड़बड़ी क्यों हो गया, वन के बाद सीधे हमको सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब, जो कि हैज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए, कि वही लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज वन और इसके लिए वर्ब हैज यूज होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 है सेंटेंस अरेंजमेंट है, यानी कि सेंटेंस को अरेंज करना है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट करने का एसएससी में उतना टॉप लेवल का आपका जो है से नहीं पूछा जाने वाला है। ओके, पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करके सेंटेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करना, हो जाएगा। जबकि कुछ कुछ आपको पता भी होना चाहिए कि जनरल फॉर्म क्या होता है इसका बनाने का। कोई भी सेंटेंस रूम से तो स्टार्ट नहीं होगा, व्हेन से हो सकता है, कुछ एवरीवन से तो नहीं हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो कट गया। ऑप्शन को ना थोड़ा सा निगलेक्ट करने की कोशिश करो। बचा ऑप्शन क्यू और बचा ऑप्शन एस। एस भी तो कट गया भाई एस भी कट गया, क्योंकि हाउस से सेंटेंस थोड़ी स्टार्ट होगा। हो सकता है अगर निगेटिव क्या हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से तो स्टार्ट हो सकता है, बट यहाँ तो इंट्रोगेटिव कुछ लग नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं। When I walked into living room, देखिए लिविंग के बाद रूम लगता है, लिविंग रूम पता होता है ना, लिविंग रूम। तो when I walked into living room, यानी कि क्यू के बाद पी जा रहा है। ह्यूज बकेट्स वर, BOQ, बकेट मतलब बहुत सारा सामान होता है। वेयर एवरीवेयर मतलब चारों तरफ हुए थे। बट आई हैड नो आइडिया हाउ दे गॉट देयर, मतलब वहाँ कैसे आ गए। यानी कि जब बोल रहा है कि जब मैं घर गया, चाहे जब हाँ लिविंग रूम में गया, तो बहुत सारे सामान इधर को उधर हुए थे, तो हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसको सेंस के बेस पर कर लेना, बाकी सब्जेक्ट देख लेना। व्हेन आई वॉक्ड मतलब जब मैं वॉक्ड इनटू लिविंग रूम, लिविंग के साथ रूम लगना चाहिए, तो क्यू के बाद पी आएगा। बॉकेट्स वेयर, और वेयर क्या, एवरीवेयर ना, वेयर हाउ दे गॉट देयर नहीं होगा, एवरीवेयर थे। बट आई हैड नो आइडिया हाउ दे गॉट देयर, यानी कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे वहाँ पे पहुँच गया सब। तो क्या होना चाहिए, क्यू पी आर एस। कहाँ है, क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस, डी में एस आर है, सी गया, तो क्यू पी आर एस हो गया। क्या हो गया, क्यू पी। सब्जेक्ट ढूंढ लेना। व्हेन आई वॉक्ड इनटू लिविंग रूम्स ह्यूज बकेट्स वर एवरीवेयर, चारों तरफ था। बट आई हैड नो आइडिया हाउ दे गॉट देयर, कैसे पहुंचा पता नहीं चला हमको। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हुआ। देख लेना, मीनिंग के बेस पे इसको बना लेना, यही लिखा होगा यहाँ पे घिसा बेटा चीज। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर पार्ट 1 जो सीरीज चल रहा है, उसका लास्ट क्वेश्चन है। टू इंडिया ब्रॉड फेम साइंटिस्ट हु हैव ही इज वन ऑफ दोज। टू इंडिया और ब्राउड फेम दो तो ऐसे कट गया। ऑप्शन को निगलेक्ट करने की कोशिश करना। एसएससी के एग्जाम्स में कभी भी सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा तो ऑप्शन को निगलेक्ट करने की कोशिश करना। ज़्यादा टॉप लेवल का नहीं आने वाला है एमटीएस में, ठीक है। पार्टिकुलर एग्जाम की बात करें एमटीएस, तो उसमें ज़्यादा टॉप लेवल का नहीं आने वाला है, बहुत सिंपल सिंपल आने वाले हैं। ओके, बाकी ध्यान देना मैथमेटिक्स वगैरह पे, और जीके वगैरह भी तो हार्ड उतना नहीं पूछा जाएगा। देखते हैं। टू इंडिया ब्रॉड फेम साइंटिस्ट हु हैव ही इज वन ऑफ दोज। देखिए, तो यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए ही इज़ वन ऑफ दोज साइंटिस्ट, क्योंकि देखिए दो जो वर्ड है उसके बाद कुछ नाउन आता है, दोज के बाद जनरली कुछ कुछ नाउन आता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से दीज दोज वगैरह कुछ कुछ प्रोनाउंस वगैरह बताता है, जैसे दैट बॉय, दिस बॉय, ये सब भी होता है यूज। तो दोज साइंटिस्ट आना चाहिए। तो यहाँ से अगर कनेक्ट करें हम इसको सेंटेंस को, तो ही इज वन ऑफ दोज बॉय, क्योंकि दो साइंटिस्ट। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि अगर इस सेंटेंस को अगर हम कनेक्ट करने के लिए कोशिश करें तो यहाँ पे वन ऑफ का यूज है, तो वन ऑफ के बाद क्या होना चाहिए था, नाउन प्लूरल होना चाहिए था। तो दोज के बाद जैसे अभी कुछ देर पहले था ना हु हैव सेलेक्टेड था ना कुछ, तो उसी तरह से दोज है तो हु और दोज लगता है। उसके बाद हमको प्लूरल नाउन मांगता था, क्या नाम था मांगता था, प्लूरल नाउन, जो कि सेंटेंस नंबर जो एस के बाद आर से मिलेगा। ओके, तो ही इज वन ऑफ दोज साइंटिस्ट हु हैव, अब उसके बाद हैव आ गया, तो हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद मेन वर्ब चाहिए इसको थर्ड फॉर्म में,
तो जो कि दे रहा है क्यू, तो ऑप्शन क्यू हो गया और हो गया लास्ट में पी, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी। ऑप्शन देख लो सी, इसका भी आंसर सी है, एस आर क्यू पी। सही जा रहा है ना, एक बार मैच कर लेता हूँ, जी हाँ सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया, फिर से कर दूँ, कर देता हूँ फिर से। वन ऑफ आया था, तो वन ऑफ के बाद आपको नाउन प्लूरल मांगता है, दी जो भी था देख लेना, तो उससे कनेक्ट हो गया सेंटेंस नंबर सेकंड। उसके बाद वर्ब देख लेना, हैव है तो इसके साथ भी3 आना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर आएगा आपका क्यू से, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में टू इंडिया आएगा, यानी कि ही इज वन ऑफ दो साइंटिस्ट हु हैव ब्राउट फेम टू इंडिया, ठीक है। यानी कि उनमें से एक, उन साइंटिस्टों में से एक है जो कि इंडिया में क्या लाया, फेम लाया, इंडिया का नाम रोशन किया, ठीक है। तो तुम भी अपना नाम रोशन करो लाइफ में यार। बाकी इसका आंसर सी हो गया, देख लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताना, और बाकी देखते हैं पार्ट सेकंड कब अपलोड करते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा वीडियो चल रही है सीरीज, वो तो चलते रहना है और इसको भी कंटिन्यू करते रहना है। चलिए, तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, इंग्लिश के लिए इस पर जुड़ते रहो और लोगों को शेयर करते रहो। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में चिपकाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।